हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो मैंने वाई दाब पेटियों के बारे में बताया हुआ था और चित्र के द्वारा दोस्तों सभी बिंदुओं को समझा दिया हुआ था। और आज की क्लास दोस्तों मैं उन्हीं वाई दाब पेटियों को लेकर थ्योरी पर बात करूँगा कि इसमें क्या क्या थ्योरी लिखनी है। तो आज की क्लास दोस्तों उसी के आगे मैं शुरू करूँगा। तो जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी है दोस्तों, आप लोग देख लो, क्योंकि आज की क्लास उसी के आगे शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहली जो पेटी होगी उसका दोस्तों नाम है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। पहली दोस्तों पेटी का नाम है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ये दोस्तों पहली पेटी का नाम है, कौन सी है, जिसका नाम है दोस्तों भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसी पेटी को लेकर दोस्तों हम लोग क्या विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से दोस्तों आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि जो भी है आप समझते भी रहिए और अपने नोट्स भी बनाते रहिए। इसीलिए दोस्तों मैं शॉर्ट में नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे लिख लिख के बाकायदा और समझाते हुए ऐसे चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। और फिर दोस्तों जब आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे बता देना, पीडीएफ डाल दी जाएगी टेलीग्राम पर और आप तक दोस्तों क्या पीडीएफ पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है दोस्तों। तो इस पेटी का विस्तार, तो दोस्तों पहले अगर पॉइंट की बात करें तो देख लेना, इस पेटी का विस्तार 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है। 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें और बिंदुओं मैंने समझाए हुए थे, कहाँ कहाँ पर पेटी थी, कौन सी तापजन्य थी, कौन सी गतिजन्य, और मैंने इन सभी चीज़ों को समझाया हुआ था। तो इस पेटी का दोस्तों विस्तार आपको 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य मिलेगा और वहीं पर इसका पेटी का क्या होता है, विस्तार होता है। इसके बाद दोस्तों दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो जरा देखना, क्योंकि दोस्तों पेटी का नाम है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है। और दोस्तों आपको मालूम है भूमध्य रेखा पर दोस्तों सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है, जिस कारण से वहाँ का जो तापमान होता है वो उच्च रहता है और वायुदाब दोस्तों क्या होता है, निम्न होता है। और निम्न वायुदाब के क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी। तो ये दोस्तों आप लोगों को मैंने कल चित्र के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया हुआ था, बस वही चीज़ों को मैं आज लिखवाने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना, और कुछ नया नहीं है दोस्तों। ठीक। इसके बाद दूसरे दोस्तों पॉइंट की बात करें तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण, मैंने दोस्तों कल ये सब समझाया हुआ था, पड़ने के कारण, उसी चित्र में पड़ने के कारण तापमान अधिक रहता है, तापमान अधिक रहता है
अधिक रहता है और वायुदाब निम्न, और वायुदाब निम्न होता है, और वायुदाब निम्न होता है। ठीक है दोस्तों, निम्न होता है। तो दोस्तों तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध होता है। उल्टा मतलब कैसा? जहां तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब निम्न होगा, और जहां वायुदाब अधिक होगा वहां तापमान दोस्तों कैसा होगा? निम्न होगा, निम्न होगा। ठीक दोस्तों, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं दोस्तों। ठीक है ना? तो मैंने यही बताया हुआ, तापमान और वायुदाब का दोस्तों जो संबंध होता है वो आपका क्या? उल्टा रहता है, लगभग उल्टा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वायुदाब निम्न होता है जिससे हवाएं गर्म होकर फैलती हैं और ऊपर उठती हैं। अब दोस्तों जरा देखिएगा, जब तापमान अधिक होगा तो जिससे क्या होगा जरा देखना, तापमान जब अधिक होता है और वायुदाब निम्न होता है तो जिससे गर्म हवाएं, जिससे गर्म हवाएं फैलती हैं और ऊपर उठनी रहती है, जिससे गर्म हवाएं फैलती हैं और ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठती हैं। इस वर्डिंग को जरा देखना दोस्तों, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों, जरा आप लोग समझने का प्रयत्न करना। जैसे दोस्तों ये हमारा भूमध्य रेखा हो गई और ये सूर्य हो गया। ठीक है दोस्तों, अब सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पर ऐसे चमक रही हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी तेज किरण डालोगे तो इसका मतलब इस वाले पार्ट का जो तापमान होगा उच्च होगा, और जब तापमान उच्च होगा तो यहाँ की जो हवा होगी वो कैसी होगी दोस्तों? गर्म होगी, और जब ये गर्म होगी तो ये दोस्तों फैलेगी और ऊपर उठने का क्या प्रयास करेगी? ऊपर उठने का प्रयास करेगी, क्योंकि आपको मालूम है हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा हमेशा चलती है दोस्तों। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जब गर्म हवा दोस्तों क्या फैलेगी और ऊपर उठेगी तो आगे क्या होगा जरा देखते हैं। तो गर्म हवा फैलती और ऊपर उठती है, इसलिए इस पेटी में, इसलिए इस पेटी में, इस पेटी में, इस पेटी में वायुदाब निरंतर, इसलिए इस पेटी में वायुदाब निरंतर निम्न रहता है, निम्न रहता है, निम्न रहता है। इसे तापजन्य न्यून वायुदाब पेटी भी कहते हैं। इसे तापजन्य न्यून वायुदाब पेटी भी कहते हैं। न्यून वायुदाब पेटी भी कहते हैं। पेटी भी कहते हैं, पेटी भी कहते हैं। ये दोस्तों आपका हो गया। ठीक है ना? यानी भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो तापमान उच्च रहेगा, और तापमान उच्च के कारण वहाँ की जो गर्म हवाएं हैं वो फैलकर ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठने से वहाँ का जो वायुदाब दोस्तों रहेगा वो निम्न रहेगा। इसे तापजन न्यून वायुदाब पेटी भी कहते हैं, और यानी कि इस पेटी का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी, इस पेटी का विस्तार 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण तापमान अधिक रहता है और वायुदाब निम्न होता है, जिससे गर्म हवाएं फैलती हैं और ऊपर उठती हैं। इसलिए इस पेटी में वायुदाब निरंतर निम्न होता है, इसलिए इसे तापजन्य न्यून वायुदाब पेटी भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद इसी में आगे बिंदुओं को लेकर हम लोग बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग
आगे अन्य बिंदुओं पर इसी में भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में आगे के बिंदुओं पर बात करते हैं। तो अगला दोस्तों जो पॉइंट रहेगा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ वायुमंडल में उपस्थित अत्यधिक नमी भी अगला पॉइंट है दोस्तों। यहाँ वायुमंडल में उपस्थित अत्यधिक नमी भी यहाँ वायुमंडल में उपस्थित अत्यधिक नमी भी निम्न वायुदाब के लिए उत्तरदायी है। अत्यधिक नमी भी निम्न वायुदाब के लिए उत्तरदायी है। निम्न वायुदाब के लिए उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ वायुमंडल में उपस्थित अत्यधिक नमी भी निम्न वायुदाब के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि इस कटिबंध में प्रतिदिन वर्षा होती है। क्योंकि इस कटिबंध में प्रतिदिन वर्षा होती है। इस कटिबंध में प्रतिदिन वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब दोस्तों इसका क्या हुआ, जरा आप लोग समझना थोड़ा दोस्तों, कहना ये क्या चाह रहा, जरा आप लोग समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ठीक है ना, मतलब ये है दोस्तों, जो ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है आपकी, यहाँ पर दोस्तों क्या अत्यधिक नमी रहती है। उस नमी का कारण इस कटिबंध में दोस्तों क्या प्रतिदिन वर्षा होती है। तो जब अत्यधिक दोस्तों यहाँ पर नमी रहेगी तो नमी से क्या होगा, यहाँ का जो वायुदाब है दोस्तों वो कैसा निम्न बना रहेगा। अत्यधिक नमी के कारण यहाँ का जो वायुदाब है दोस्तों वो कैसा निम्न बना रहेगा। यही दोस्तों वो वर्डिंग समझाना चाह रहा है, इस लाइन में यही वर्डिंग समझाना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगले अगर पॉइंट की बात की जाए तो जरा देख लेते हैं दोस्तों अगला पॉइंट आपका क्या रहेगा। इस पेटी को लेकर के दोस्तों हमारा अगला पॉइंट क्या रहेगा, इस पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो क्या रहेगा देखते हैं जरा। इस पेटी में हवाओं की गति कम होने के कारण इस पेटी में हवाओं की गति कम होने के कारण वातावरण शांत रहता है। वातावरण शांत रहता है। इसी कारण इसे डोल ड्रम अथवा शांति का क्षेत्र भी कहते हैं। इसी कारण इसे डोल ड्रम। ठीक है दोस्तों, अंडरलाइन करके रखना, डोल ड्रम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। डोल ड्रम अथवा शांति का क्षेत्र भी कहते हैं, अथवा शांति का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जरा दोस्तों इस बात को समझना, डोल ड्रम या शांति का क्षेत्र क्यों कहते हैं और क्या इसका रीजन है, जरा देखिए दोस्तों, समझने का प्रयत्न करना। अगर आपसे पूछा जाए डोल ड्रम अथवा शांति का क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा, जरा देखना दोस्तों, समझना, यहाँ पर ये आपकी पृथ्वी हो गई,
ये भूमध्य रेखा, और मैंने बनाया था ये 5 डिग्री, और इधर भी दोस्तों क्या, ये 5 डिग्री और ये 0 डिग्री था। ठीक, इसका मतलब यहाँ से जब हवाएं इस गोलार्ध से हवाएं जब ऐसे दोस्तों आएंगी, ऐसे चलेंगी, तो ये दोस्तों गर्म हवाएं होती हैं, और गर्म हवाएं होने के कारण ये ऊपर उठ जाती हैं। तो इस कारण का जो यहाँ का जो दोस्तों आपका क्या वातावरण है, इस वाले में 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री के दक्षिण में जो वातावरण है ये दोस्तों शांत बना रहता है, और इसी शांत क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, डोल ड्रम कहते हैं, या शांति का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर पूछा जाए डोल ड्रम पाया जाता है तो दोस्तों भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में डोल ड्रम या शांति का क्षेत्र रहता है। क्यों? क्योंकि इस पेटी में हवाओं की गति तो एक तो कम होती है, और गति कम होगी तो वातावरण शांत होगा, और जैसे ही दोस्तों ये हवाएं कुछ ऐसे आती हैं तो ये गर्म होकर क्या ऊपर उठ जाती हैं, तो इस कारण से वहाँ का जो वातावरण होता है उसको क्या रहता है, शांत रहता है। और दूसरा रीजन गति, हवाओं की गति कम होने के कारण वातावरण शांत रहता है। अब जब वातावरण शांत रहेगा तो इसलिए इसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, डोल ड्रम या शांति का क्षेत्र भी कहते हैं, डोल ड्रम या शांति का क्षेत्र भी कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों ना? तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दोस्तों हम लोग अगली पेटी पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अगली पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, तो सबसे पहला दोस्तों इसमें यही पॉइंट रहेगा, इस पेटी का विस्तार, इस पेटी का विस्तार, इस पेटी का विस्तार, इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 30 डिग्री से 35 डिग्री 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, पाया जाता है। मैंने चित्र में दोस्तों सब कुछ ये बातें समझाई हुई थी। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य आपकी कौन सी पेटी पाई जाती है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यानी दोनों गोलार्ध का मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो ये चीज़ों को दोस्तों आप लोग अंडरलाइन करके रखना। इसके बाद दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करें तो जरा देख लेते हैं, इस भाग में या इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में शीतकाल के 2 महीनों को छोड़कर, इस क्षेत्र में शीतकाल के 2 महीनों को छोड़कर, शीतकाल यानी दोनों ठंडी यानी सर्दी के 2 महीनों को छोड़कर, शीतकाल के 2 महीनों को छोड़कर, ठीक है दोस्तों, 2 महीनों को छोड़कर वर्ष भर ऊंचा तापमान पाया जाता है। छोड़कर वर्ष भर ऊंचा तापमान पाया जाता है, वर्ष भर ऊंचा तापमान पाया जाता है, पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है इसका दूसरा पॉइंट। मतलब दोस्तों कहना वो चाह रहा, शीतकाल के 2 महीने यानी कि सर्दी के जो 2 मंथ होते हैं उनको आप छोड़ दें, और इसके बाद जो भी मंथ बचेंगे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या पाया जाएगा, वर्ष भर तापमान क्या
उच्च रहेगा, यानी कि ऊंचा तापमान पाया जाएगा। ऊंचा तापमान क्या पाया जाएगा? शीतकाल के केवल 2 महीनों करके छोड़ करके वर्ष भर दोस्तों आपका क्या उच्च तापमान पाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करें इस पेटी में गर्मियों में उच्च तापमान होने के बावजूद, इस पेटी में गर्मियों में उच्च तापमान होने के बावजूद, उच्च तापमान होने के बावजूद, यानी कि गर्मियों में उच्च तापमान रहता है तो होने के बावजूद यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। उच्च वायुदाब पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। अभी दोस्तों मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। आपके मन में ये आ रहा होगा जब तापमान उच्च होगा तो वायुदाब निम्न होगा, ऐसा पाया जाएगा। यहाँ पर देखना दोस्तों, उच्च ताप, ठीक है ना, यानी इस पेटी में गर्मियों में उच्च तापमान होने के बावजूद यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। यहाँ की पेटी का उच्च दाब तापमान से प्रेरित ना होकर यहाँ की पेटी का उच्च दाब तापमान से ना प्रेरित होकर तापमान से प्रेरित ना होकर पृथ्वी की दैनिक गति के कारण होता है। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण होता है। ठीक दोस्तों, अब जरा इस लाइन को दोस्तों समझते हैं हम लोग अच्छे से, क्योंकि लिखावट बहुत हो गई है। अब जरा देख लेते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, वो कहना क्या चाह रहा। दोस्तों देखो यहाँ तक तो आपको दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये चित्र में मैंने सब कुछ भराया हुआ था। तो इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद इधर भी नहीं, इस क्षेत्र में शीतकाल के 2 महीने छोड़ दो, बाकी जो भी मंथ बचेंगे वहाँ पर वर्ष भर क्या ऊंचा तापमान रहता है। और अभी दोस्तों मैंने क्या बताया था, जहाँ तापमान उच्च होगा और वायुदाब वहाँ क्या होगा, निम्न होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा इस लाइन को, इस पेटी में गर्मियों में उच्च तापमान, यानी गर्मियों में भी क्या दोस्तों तापमान उच्च रहता है, यानी अधिक रहता है। उच्च तापमान होने के बावजूद यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। लेकिन मैंने क्या बताया था अभी, जहाँ तापमान उच्च होगा वहाँ वायुदाब निम्न होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जरा देखिएगा, गर्मियों में तापमान उच्च है, इसके बावजूद भी दोस्तों वायुदाब कैसा है, उच्च पाया जा रहा है, निम्न नहीं हो रहा। अब यहाँ पर दोस्तों मतलब समझना, जो ये उच्च वायुदाब है इसका संबंध हमारे तापमान से नहीं है। ठीक है, जो आप समझ रहे हैं, अभी तक मैं क्या बता रहा था, जहां तापमान उच्च होगा वायुदाब निम्न होगा। तो यहाँ पर वायुदाब निम्न होना चाहिए क्योंकि तापमान अधिक है, लेकिन यहाँ पर वायुदाब अधिक पाया जा रहा, उच्च पाया जा रहा है। यहाँ पर इसका रीजन तापमान से कोई संबंध नहीं है, ना ही तापमान से कोई लेना देना। दोस्तों यहाँ पर वायुदाब उच्च पाने का रीजन है पृथ्वी की दैनिक गति। यहाँ पर तापमान से इसका कोई संबंध नहीं है दोस्तों। ये जो उच्च वायुदाब पाया जा रहा है यह पृथ्वी की दैनिक गति के कारण पाया जा रहा है। और पृथ्वी जो घूर्णन करती है, यानी डेली अपनी जो गति करती है,
उसी गति के कारण पाया जा रहा है। उसी गति के कारण क्या पाया जा रहा है? इसका उच्च वायुदाब तापमान से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और बचा हुआ है, वो भी आपको बता दें इस पेटी में। चलिए दोस्तों, उपोष्ण और उच्च वायुदाब पेटी का जो आखिरी पॉइंट है दोस्तों, अब हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। आखिरी पॉइंट क्या है दोस्तों, जरा देखिएगा। मध्य युग में बात करें दोस्तों तो होता क्या था? मध्य युग में तो जो व्यापारी थे दोस्तों, वो घोड़ों का व्यापार करते थे। ठीक, और घोड़ों का व्यापार करते थे और ऐसे नाव में वो लोग घोड़े रख लेते थे और नाव ऐसे जा रही होती थी। तो दोस्तों अब क्या होगा? अब जब इस पेटी में दोस्तों क्या समस्या क्या थी? यहाँ का जो वातावरण था वो इतना शांत था, यानी हवा चल नहीं रही होती, जो वातावरण शांत था, तो नाव को जाने में प्रॉब्लम होती थी, आगे बढ़ने में। जब वातावरण शांत होगा दोस्तों तो नाव को जाने में प्रॉब्लम होती थी। तो उस टाइम के व्यापारी मध्य युग में क्या करते थे? नाव को आगे ले जाने के लिए कई बार वो अपने घोड़े जो नाव में रखे थे उनको समुद्र में फेंक देते थे, ताकि नाव हल्की हो जाए और आगे बढ़ सके। इस कारण से इस पेटी का नाम दोस्तों अश्व अक्षांश पड़ा, अश्व अक्षांश पड़ा दोस्तों। ठीक है ना, वही दोस्तों वर्डिंग लिखी हुई है क्या कि मध्य युग में घोड़ों को ले जाने वाली नौकाओं को यहाँ की शांत वायुमंडलीय दशाओं के कारण आगे बढ़ने में अत्यधिक कठिनाई होती थी। यहाँ का जो वायुमंडल था दोस्तों वो बहुत शांत था, जिस कारण से नाव ऐसे आगे नहीं बढ़ पाती थी, क्योंकि इस पर घोड़े लदे हुए होते थे। तो इस नाव को आगे बढ़ने में अत्यधिक कठिनाई, इसलिए जलयान को हल्का करने के लिए कई बार घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था। इस कारण से इस पेटी का नाम अश्व अक्षांश पड़ा, अश्व अक्षांश पड़ा। ठीक है दोस्तों, मतलब ये है जैसे जैसे दोस्तों ये नाव जा रही है, इस पर ये लोड लदा हुआ है, अब वातावरण बहुत शांत है, अब ये नाव आगे बढ़ नहीं रही, तो हमने ये घोड़े दोस्तों उठाए और इनको समुद्र में फेंक दिए, जिस कारण से ये जो जलयान है हल्का हो गया और ये आगे बढ़ने लगा। तो ये कई बार ये लोग दोस्तों घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, जिस कारण से इस पेटी का नाम दोस्तों क्या अश्व अक्षांश पड़ा, अश्व अक्षांश पड़ा, अश्व अक्षांश पड़ा। क्लियर दोस्तों हो गया ना? तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं और कल की क्लास इसी के आगे दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।